वेलकम टू द रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। बहुत सारा जो शेड्यूल था बहुत बिजी हो गया था, इसकी वजह से मैं काफ़ी टाइम तक अराउंड 1.5 मंथ से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, जिसके लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जल्दी के चक्कर में मैं वीडियोस नहीं अपलोड करता, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता वीडियोस की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने में। ओके, तो मैंने सोचा था कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगा और प्रॉपर एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पर, उन सब का मैं वेलकम करता हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस चैनल। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट सेल बायोलॉजी। इससे पहले ऑलरेडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर 4 वीडियोस आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैसा होता है, उसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से लिपिड्स होते हैं। फिर हमने पार्ट 2 में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है। ओके, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। और पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से फोस्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंड स्पेसिफिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिपोसोम्स एंड मिसल्स। तो ये सारी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 ज़रूर जाकर देख लें। चलिए, अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है और आप वेट कर रहे थे इस पार्ट 5 का ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उससे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिफाइंस द एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ सेल। आपको पता है कि जो सेल होती है, सेल का जो एक्सटर्नल बाउंड्री होता है, जो कि एक सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और उस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, वो किसका काम होता है? वो काम होता है किसका? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओके, और आपको पता है कि जो भी फर्स्ट सेल ओरिजिनेट हुई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी, वो किस वजह से आई थी? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके, फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन मेम्ब्रेन फॉर्म्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्ड एंड enclosed a small volume of aqueous solution and separated from the external universe। इस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, और इसमें मान लीजिए अलग अलग ऑर्गेनेल्स, डीएनए, मान लीजिए डीएनए, प्रोटीन, ओके, और ये ऑर्गेनेल्स, अलग अलग ऑर्गेनेल्स, ये अलग अलग थे, स्कैटर्ड थे। ओके, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, तो सेल का भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, कोई भी सेल नहीं थी। तो पहली जो प्रोकैरियोटिक सेल एग्जिस्टेंस में आई होगी वो किस वजह से आई होगी? जब धीरे धीरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ होगा इस तरीके से। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ तो उसने क्या किया? अपने अंदर कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनेल्स डेवलप होने शुरू हो गए। तो इस तरीके से सेल का इवोल्यूशन हुआ। तो इसलिए हमने ये बोला कि फर्स्ट सेल केम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन मेम्ब्रेन फॉर्म्ड एंड इनक्लोज्ड स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन एंड सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल यूनिवर्स। ये हो गया इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन। ओके, और ये हो गया इसका इंट्रा सेल्यूलर रीजन। तो ये इस एरिया को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने क्या किया? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन से, आप बोल सकते हो यूनिवर्स से क्या किया? सेपरेट कर दिया, राइट। उसके बाद
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे आर सेल्फ सीलिंग इन नेचर एंड सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स। अब देखो फ्लेक्सिबल क्यों है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, लिपिड से मिलकर बना होता है। लिपिड का जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी डायनामिक होता है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और डायनामिक नेचर की वजह से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सेल्फ सीलिंग की प्रॉपर्टी होती है। इस बात को ध्यान रखना। ओके, आज के जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो हम इस पॉइंट पर फोकस करेंगे, दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू पोलर सॉल्यूट्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यू टू सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इसका जो नेचर होता है वो सेलेक्टिव होता है। अब सेलेक्टिव नेचर का मतलब समझिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे ही मॉलिक्यूल को अपनी बाउंड्री से अंदर नहीं आने देगा। मान लीजिए कि आपका सेल है, ओके, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, सेलेक्टिव है। ओके, तो इसके अंदर कौन से मॉलिक्यूल को अंदर आना है, किस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आना है, ये कौन डिसाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज सेलेक्टिव परमिएबल नेचर, और उसकी वजह से क्या होता है, द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज मेंटेन्ड। ओके, अंदर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो सेल का मेंटेन रहता है, किसकी वजह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से। क्यों, क्योंकि ये रेगुलेट करता है किस मॉलिक्यूल को अंदर आना है, जिस मॉलिक्यूल की सेल के अंदर ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की ज़रूरत है तो ये ग्लूकोज को ही अंदर आने देगा, राइट। सोडियम आयन की ज़रूरत है तो सोडियम आयन को अंदर आने देगा, नहीं ज़रूरत है तो नहीं आने देगा। अगर सोडियम आयन को बाहर जाना है तो तभी ये बाहर जाने देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किस तरीके से रेगुलेट करता है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए बैरियर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। दैट्स व्हाई इट ब्लॉक्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये फ्रीली किसी को अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने नहीं देता। ये एक बैरियर फॉर्म करके रखता है सेल के चारों तरफ, और ये डिसाइड करता है कि किस मॉलिक्यूल को अंदर आना है और किस मॉलिक्यूल को बाहर जाना है। अब ये जो अंदर आना किसी भी मॉलिक्यूल का और मॉलिक्यूल का बाहर जाना, ये किस पे डिपेंड करता है, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ये सारे बेसिक्स थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ओके, अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अंदर से बाहर या बाहर से अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको पता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपको पता है कि किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मेजर पोर्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो वो होता है लिपिड। और आपको पता है कि लिपिड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। इसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक, है ना। इट मीन्स इट इज़ नॉन पोलर इन नेचर। तो क्योंकि इसका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए क्या होता है कि जितने भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, नाइट्रोजन देख सकते हैं, बेंजीन देख सकते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो क्योंकि लिपिड की जो बायलेयर मेम्ब्रेन है वो भी हाइड्रोफोबिक है और ये सारे मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोफोबिक हैं, तो ये ईजिली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इनकी परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। कौन से मॉलिक्यूल्स की, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स की। ओके, इनसे कम जिनकी परमेबिलिटी होती है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो होते हैं H2O, यूरिया और ग्लिसरॉल। तो ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखो H2O तो पोलर मॉलिक्यूल है ना, यूरिया भी पोलर मॉलिक्यूल है और ग्लिसरॉल भी पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन इनका जो साइज़ होता है ना वो काफ़ी छोटा होता है और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, अब आपको पता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो चार्ज्ड भी हो सकते हैं और अनचार्ज्ड भी हो सकते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, कैसे मॉलिक्यूल हैं, ये पोलर तो हैं लेकिन काफ़ी छोटे हैं साइज़ में और अनचार्ज्ड हैं।
ओके, तो ये भी कुछ हद तक परमेबल होते हैं, अंदर जा सकते हैं ईजिली, बट दे आर लेस परमेबल एज कम्पेयर टू हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। ओके, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे देखेंगे तो क्या हो रहा है कि परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, सबसे ज़्यादा परमेबल कौन से होते हैं? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। उनसे कम कौन से होते हैं परमेबल? स्मॉल अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जो इनसे बड़े मॉलिक्यूल थे, दैट इज़ लार्ज बट अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी अनचार्ज्ड पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है। ओके, दे आर लार्ज इन साइज, दैट्स वाई दे आर इम्परमिएबल। वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो इस तरीके से परमेबिलिटी डिक्रीज होती चली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो इस चीज़ को? है ना? अब देखो, सबसे नीचे कौन आ रहा है यहाँ पर? आयंस। तो आयंस कैसे होते हैं? चार्ज मॉलिक्यूल्स। तो जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब आयंस की हम बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं सकते खुद से। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इस तरीके से परमेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब देखो, हमने यहाँ पर बोला कि जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये तो ईजिली क्रॉस कर जाते हैं, ये भी कुछ हद तक क्रॉस कर जाते हैं, वाटर, यूरिया, ग्लिसरॉल। लेकिन जो लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, और जो आयंस हैं जैसे कि हाइड्रोजन आयन हो गया, सोडियम आयन हो गए, कैल्शियम आयन हो गए, क्लोराइड आयंस हो गए, मैग्नीशियम आयंस हो गए, ये सब क्रॉस ही नहीं कर पा रहे लिपिड बाइलर मेम्ब्रेन को, है ना? लेकिन आपको पता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज की ज़रूरत तो पड़ती है, आयंस की ज़रूरत तो पड़ती है, तो ये कैसे जाएंगे सेल के अंदर? तो यहाँ पर यहाँ मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं या कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनको कैरी कर कर अंदर ले जाते हैं या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटीन्स। तो इन्हीं प्रोटीन्स के बारे में, इन्हीं चैनल्स के बारे में हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि कैसे हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, कौन से प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं जैसे कि H2O, यूरिया, ग्लिसरॉल, कौन से प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज अंदर जाता है, और कैसे आयंस अंदर जा पाते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, यहाँ पर ना इस स्लाइड में आपको एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कितने तरीके से मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जा सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट है, हमने उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? तो पहला जो यहाँ पर आप देख सकते हो वो है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है आपका यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपने देखो, एक्टिव और पैसिव, ये आपने सुना होगा पहले भी, इंग्लिश में पढ़ा होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना? तो एक्टिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक्टिव का मतलब होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। इसका मतलब डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या होता है डायरेक्ट का मतलब? अभी हम आगे लेक्चर में समझेंगे। पैसिव का मतलब क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? इनडायरेक्ट, है ना? यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, हम अभी समझेंगे आगे। अब यहाँ पर देखो, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दैट इज इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, इट इज़ फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब कैटेगरीज। कौन कौन सी? देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है एक सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू कोई भी मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है। कौन से मॉलिक्यूल? अभी आगे देखेंगे। फिर आता है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, है ना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के थ्रू कौन सा मॉलिक्यूल अंदर जा सकता है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट में, वो होती है आयोनोफोर मेडिएटेड। ओके, तो आयोनोफोर मेडिएटेड क्या होता है, इसके थ्रू कौन से मॉलिक्यूल जाते हैं, वो आप आगे समझेंगे, राइट? अब हम अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब हम एक एक करके जरा पैसिव ट्रांसपोर्ट को देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो इसमें अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें तो इसमें आप पढ़ेंगे कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ओके, फिर अगर जब आयोनोफोर मेडिएटेड की बात आएगी
तो वहाँ पर हमको पढ़ना होगा एक तो मोबाइल कैरियर आयन और एक फिक्स्ड चैनल फॉर्मर्स। हम इन सारे ही चीज़ों के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिकली अच्छे से बात करेंगे, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। एक एक करके हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर अब हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट से, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में, फिर बात करेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में, और फिर बात करेंगे आयनोफोर मेडिएटेड डिफ्यूज़न के बारे में, राइट। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा प्रोसेस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इट अकर्स अलोंग द ग्रेडियंट। अब ये अलोंग द ग्रेडियंट क्या होता है, तो इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लो ये एक आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब ये मान लो कि इस तरफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हो, कोई भी मॉलिक्यूल मान लो, XYZ कुछ भी मॉलिक्यूल मान लो, इसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ कैसा है, हाई है, ओके। और इसी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ कैसा है, लो है। तो इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई, और इस तरफ कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, लो। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी कि जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स अलोंग द ग्रेडियंट। अकर्स अलोंग द ग्रेडियंट का मतलब होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। किसमें, पैसिव ट्रांसपोर्ट में। समझ रहे हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकरिंग फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन साइड। समझ रहे हो। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसमें वो क्या है, जी जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलोंग द ग्रेडियंट, इसमें कोई भी एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज नहीं हो रही। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप याद रखेंगे कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता। दो बातें आपको समझ में आ गई। एक तो अलोंग द ग्रेडियंट होता है फ्रॉम हायर रीजन, फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर रीजन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर रीजन। दूसरी चीज़ कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ओके, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि हमने यहाँ पर बात की थी। इस तरफ कैसा है कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का, हाई, और इस तरफ कैसा है, लो। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, अब इसमें देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, तो सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ पर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे प्रोटीन्स की, तो देखो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपली खुद बाय लेयर के थ्रू डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं। यहाँ पर किसी भी प्रोटीन की हेल्प नहीं लग रही। देयर इज़ नो प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये सिंपली खुद ब खुद यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जा रहे हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसे बोलते हैं सिंपल डिफ्यूज़न, जहाँ पर किसी भी ट्रांसपोर्टर की, किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन बोथ साइड। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है ये लाइन की जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ऑन बोथ साइड। मतलब कि किस तरफ, किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है किधर कम। हमेशा याद रखना हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही ट्रांसपोर्ट होगा। अगर सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और बाहर कम है तो अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट होने लग जाएगा। और अगर सेल के बाहर के कोई मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो बाहर से अंदर की तरफ। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द रिलेटिव डिफ्यूजन रेट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये जो डिफ्यूजन हो रहा है मॉलिक्यूल का, ये कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आपको पता चल गया कि ग्रेडियंट कैसा है, जिधर हाई होगा उधर से लो की तरफ मूव करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, हाइड्रोफोबिसिटी। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा
वो उतना ईजिली डिफ्यूज़ कर पाएगा मेम्ब्रेन को, समझ रहे हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है साइज़। साइज़ जितना कम होगा, तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव डिफ्यूज़न है, रिलेटिव, याद रखना रिलेटिव डिफ्यूज़न, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के, याद रखना। साइज़ जितना कम होगा उतना ईजिली डिफ्यूज़न होगा, समझ रहे हो। और हाइड्रोफोबिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिफ्यूज़न के। जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होगा डिफ्यूज़न उतना ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हो इस चीज़ को। और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा। तो ये है सिंपल डिफ्यूज़न के बारे में, और कौन कौन से फैक्टर्स पे सिंपल डिफ्यूज़न डिपेंड करता है वो सब चीज़। इसके बाद ये जो डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न, ये होता है नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, समझ रहे हो इस चीज़ को। इसका मतलब क्या है कि एनी पोलर सॉल्यूट एबल टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर, सॉरी एनी नॉन पोलर सॉल्यूट इज एबल टू क्रॉस द लिपिड बाइलेयर। कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, समझ रहे हो इस चीज़ को, कोई भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जिसका नेचर कैसा हाइड्रोफोबिक, वो लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर सकता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन उसका नेचर कैसा होता है, नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल आप लो O2, ओके, O2 और CO2, इसको ऐसे लिखेंगे O2 CO2, राइट। गैसेस जो होते हैं ये कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ईजिली डिफ्यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि बेंजीन, तो ये भी ईजिली डिफ्यूज़ कर सकता है। तो आप देखो यहाँ पर कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, लेकिन ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये सारे के सारे क्रॉस कर सकते हैं। दैट्स वाई सिंपल डिफ्यूजन इज नॉन सेलेक्टिव इन नेचर, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, ओके। देखो इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, वो क्या है, वो है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, है ना। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है, ये सिंपल डिफ्यूज़न से अलग कैसे है। तो देखो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लाइक सिंपल डिफ्यूज़न। जैसे कि आपने पढ़ा था कि सिंपल डिफ्यूज़न में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में भी सेम ऐसा ही होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस यहाँ पर क्या होता है कि हेयर इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न द ट्रांसपोर्ट इज सेलेक्टिव इन नेचर। यहाँ पे किस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है, ये सेलेक्टिव होता है। हर तरीके के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते, जैसे कि आप सिंपल डिफ्यूज़न में देख रहे थे। तो कैसे है सेलेक्टिव इन नेचर, तो देखो ट्रांसपोर्ट इज मीडिएटेड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। आपने सिंपल डिफ्यूजन में क्या देखा था कि वहाँ पर कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं था ट्रांसपोर्ट में, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या है कि ये प्रोटीन्स की हेल्प से होता है, ओके। तो किस टाइप के प्रोटीन्स, एक तो कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं या चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। दो तरीके के प्रोटीन आपको पढ़ने हैं किसमें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। याद रखेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी भी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ओके। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में, और वो प्रोटीन्स कौन कौन से हो सकते हैं, या तो कैरियर प्रोटीन्स हो सकते हैं या तो चैनल प्रोटीन्स हो सकते हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है, काफ़ी अच्छा डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, दोनों बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। क्या क्या इनमें डिफरेंस है तो हम आगे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर आप देखो कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर, इससे आपको काफ़ी हद तक क्लियरिटी आएगी। बाकी हम इसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा, ओके। तो देखो ये जो है ये है आपका चैनल प्रोटीन, ओके। क्या है ये, चैनल प्रोटीन। और ये जो है वो है आपका कैरियर प्रोटीन, समझ रहे हो चीज़ को। तो देखो जो चैनल प्रोटीन है ना, यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। चैनल प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है वो कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा एक जैसा होता है, याद रखना। चैनल प्रोटीन का कन्फर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होता, ये एक जैसा ही होता है। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, कैरियर प्रोटीन, इनका कॉन्फर्मेशन चेंज होता है, कॉन्फर्मेशनल चेंजेस अकर। इसकी वजह से ये ट्रांसपोर्ट
कर पाते हैं। तो क्या होता है, इस तरफ ये जो आउटसाइड द सेल देख रहे हो, पहले ही क्या करता है, इस तरफ से खुलता है, मॉलिक्यूल को अंदर लेता है, फिर इस तरफ से खुलता है और मॉलिक्यूल को सेल के अंदर रिलीज कर देता है। तो इसका कॉन्फॉर्मेशन अगर चेंज नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जितने भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं मॉलिक्यूल्स को, ड्यू टू देयर चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन। कैसे करते हैं अभी आगे इसको हम देखेंगे जब हम चैनल प्रोटीन को बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन्स के बारे में, ओके, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैरियर प्रोटीन्स कैसे मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखो, कैरियर प्रोटीन्स आर नोन एज ट्रांसपोर्टर्स। कैरियर प्रोटीन्स को आप क्या बोलते हो, ट्रांसपोर्टर्स बोल सकते हो या परमिएजेस बोल सकते हो, ये बात आप याद रखना, राइट। इसके बाद क्या होता है कि इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ओके, एंड अंडरगो कन्फर्मेशनल चेंजेस। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ये कैरियर प्रोटीन की हम बात कर रहे थे, राइट, ओके। तो हमने क्या बोला, इट बाइंड्स टू द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के इस तरफ इन्होंने किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल से बाइंड किया, उसके बाद इसमें कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, ये खुल गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ जब कन्फर्मेशनल चेंजेस की वजह से नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द साइटोसोल ये ओपन हुआ, तो इसने क्या किया, इट रिलीज द मॉलिक्यूल्स ऑन द अदर साइड, मतलब इन द साइटोसोल, ओके। तो कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कैरियर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ग्लूट का मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो जितने भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, और उनके थ्रू कैसा डिफ्यूज़न होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, समझ रहे हो। तो याद रखना, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न थ्रू कैरियर प्रोटीन्स। और कैरियर प्रोटीन्स में क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस, ओके। यहाँ पर आपको कुछ ग्लूट प्रोटीन्स के बारे में, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स के बारे में का एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको याद रखना है कि किस टाइप की सेल्स पे किस टाइप के ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहला है ग्लूट वन। तो इरिथ्रोसाइट पे ग्लूट 1 प्रेजेंट होता है, लिवर सेल्स में ग्लूट 2 प्रेजेंट होता है, ब्रेन सेल्स में ग्लूट 3 प्रेजेंट होता है, इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सेल्स में ग्लूट 4 प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूट 5 प्रेजेंट होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लूट के बारे में, तो ये आपको याद रखने हैं, राइट। तो ये तो हो गया कैरियर प्रोटीन्स के बारे में, समझ रहे हो इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं जरा कैरियर प्रोटीन्स के बारे में कि किस तरीके से इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जब कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में कैरियर प्रोटीन से आकर बाइंड होता है, तो देखो यहाँ पर ये बाइंड हुआ, ओके। तो इसका कन्फर्मेशन अभी कुछ अलग था, जब बाइंड हो गया तो क्या हुआ कि देखो, बाइंड होते ही इसके कन्फर्मेशन में क्या हुआ, चेंजेस हुए, और ये नीचे की तरफ अब खुल गया, और इसने क्या किया कि इस सॉल्यूट को नीचे मतलब इनसाइड द साइटोसोल ट्रांसफ़र कर दिया। तो कन्फर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से कैरियर प्रोटीन क्या करता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न करवाता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करवाता है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सिंपल डिफ्यूज़न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न या कैरियर मेटेड डिफ्यूज़न में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या है, तो देखो, जो सिंपल डिफ्यूज़न होता है, हम इस सिंपल डिफ्यूज़न की बात कर रहे हैं, ओके। तो आपको पता है कि सिंपल डिफ्यूज़न में क्या होता है कि कोई भी प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होता, और कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो मान लीजिए ये आपका एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ओके, और यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, राइट, और इधर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो फ्लो इस तरफ होगा, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको पता है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा,
ट्रांसपोर्ट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो देखो, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हो, सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो इंक्रीज होता ही चला जा रहा है। देख रहे हो है ना, इंक्रीज होता चला जा रहा है। ओके, लेकिन कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपको पता है कि इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कैरियर, एक कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है कि सॉल्यूट पहले इधर बाइंड होता है, फिर इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, फिर सॉल्यूट नीचे की तरफ मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि इसमें बार बार कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं। ओके, अब ये इधर रिलीज करेगा, फिर इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, और ये ऊपर की तरफ खुलेगा, फिर इधर से बाइंड करेगा, फिर इसमें कन्फर्मेशन चेंज होगी तो नीचे की तरफ रिलीज करेगा। तो बार बार इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ये एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। तो क्या होगा कि शुरू में क्या होगा, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इधर प्रेजेंट होंगे सेल के बाहर की तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप इधर बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि स्पीड इसकी कैसी हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखो, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में सैचुरेशन आ जाता है, लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी सैचुरेशन नहीं आता। ओके, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन, ये एक टाइम के बाद आकर इसकी स्पीड एक जैसी हो जाती है, चाहे सेल के बाहर कितने ही मॉलिक्यूल आकर जमा हो जाएं, ये फिर अपने ही स्पीड पे एक एक करके ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि, ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि सैचुरेशन आ जाता है। याद रखना इस चीज़ को, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस में सैचुरेशन आता है। लेकिन सिंपल डिफ्यूज़न जो होता है वो कैसा होता है, नॉन सैचुरेटेड। ये इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हो इस चीज़ को? ओके, आगे चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट में नेक्स्ट जो है वो है चैनल प्रोटीन्स मेडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमने इससे पहले क्या बात करी, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन की। अब हम बात करेंगे चैनल प्रोटीन्स के बारे में। चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो देखो, चैनल प्रोटीन्स क्या करते हैं, दे फॉर्म पोर्स थ्रू द मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करते हैं। ओके, एंड दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट साइज एंड चार्ज। तो देखो, मैंने जैसे कि शुरू में बताया था कि चैनल प्रोटीन्स में कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते, वो कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के होते हैं चैनल प्रोटीन्स। ओके, ये आपकी लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन है, और ये आपका क्या है, चैनल प्रोटीन। ओके, तो इनका जो कन्फर्मेशन होता है ना, वो चेंज नहीं होता, इनका शेप और स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा ही होता है, राइट? दैट्स वाई दे डिफ्यूज, दे अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूट ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। ऐसे मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देंगे, ऐसे मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देंगे जिसका साइज इस चैनल के अकॉर्डिंग होगा। कोई बड़ा मॉलिक्यूल इसके अंदर नहीं जा पाएगा। सो दे आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। कौन? चैनल प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस नहीं होते, इनका साइज़ और शेप हमेशा परमानेंटली एक जैसा ही होता है। तो जिस तरीके का साइज़ इनके पोर्स का होता है, उसी साइज़ के मॉलिक्यूल को ये अंदर जाने देंगे। दैट्स वाई दे आर हाईली सेलेक्टिव इन नेचर एज कम्पेयर टू कैरियर प्रोटीन्स। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। ये आयंस का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। कौन? चैनल प्रोटीन्स। दैट्स वाई दे आर नोन एज आयन चैनल्स। तो याद रखना, चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं उनको आप आयन चैनल्स बोलते हो। ओके, क्यों? क्योंकि इनके थ्रू मेनली किसका ट्रांसपोर्ट होता है? आयंस का होता है। ओके, एनायंस या कैटायंस। ओके, अब देखो, जो आयन चैनल्स होते हैं दे आर हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। क्यों अभी हमने बात करी, ड्यू टू द साइज ऑफ द पोर ऑफ द आयन चैनल्स, है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको याद रखना है आयन चैनल्स का या चैनल प्रोटीन्स का, एक्वापोरिन्स।
एक्वापोरिन्स के थ्रू वाटर, ग्लिसरॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये सभी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। किसके थ्रू? एक्वापोरिन्स के थ्रू। तो एक्वापोरिन्स किसका एग्जांपल है? चैनल प्रोटीन्स का, राइट। ये है एक्वापोरिन का स्ट्रक्चर, राइट। किसका स्ट्रक्चर है? एक्वापोरिन का। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। तो ये जो एक्वापोरिन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें आप देखो दो हाइड्रोफोबिक मॉइटीज़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, हाइड्रोफोबिक फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, है ना। एक तो यहाँ पर और एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो इसकी खासियत ये है कि इन हाइड्रोफोबिक मॉइटीज़ में क्या होता है कि कंजर्व्ड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? NPA। ओके, यहाँ पर देखो अलग कलर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस जगह पर क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के रेसिड्यूज, कंजर्व्ड अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? NPA। ओके, अभी NPA क्या है आपको पता है? N से क्या होता है? N से क्या होता है? N से होता है एस्पाराजीन, राइट। P से क्या होता है? P से होता है प्रोलीन। और A से क्या होता है? तो A से होता है एलेनिन। याद रखना है आपको कि एक्वापोरिन के हाइड्रोफोबिक मॉइटीज़ कितनी होती है? 2, और दोनों ही हाइड्रोफोबिक मॉइटीज़ में कंजर्व्ड अमीनो एसिड रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? एस्पाराजीन, प्रोलीन और एलेनिन। ये एक्वापोरिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखो हम बात क्या कर रहे थे? आयन चैनल्स की। चैनल प्रोटीन्स को आप आयन चैनल्स भी बोलते हो, क्यों? क्योंकि इनके थ्रू आयन्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आयन चैनल्स हैं, हमें ये देखना है कि आयन चैनल्स आर ऑल्सो फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू गेटेड आयन चैनल एंड नॉन गेटेड आयन चैनल। तो इसका मतलब क्या होता है समझो। गेटेड आयन चैनल का मतलब होता है कि एक तरीके से कि इन आयन चैनल में गेट लगा होता है, मतलब दे आर नॉट परमानेंटली ओपन। ओके, ये हमेशा खुले हुए नहीं रहते, राइट। और दूसरे कौन से हैं? नॉन गेटेड आयन चैनल, मतलब दे आर परमानेंटली ओपन, और इनको लीकी चैनल्स भी बोला जाता है, लीकी चैनल्स। ओके, तो अगर आप गेटेड आयन चैनल की बात अगर आप करोगे तो ये कभी कभी खुलते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है। ओके, तो जिस टाइप का मॉलिक्यूल होगा, अगर ये जो गेटेड आयन चैनल है, अगर इसके स्पेसिफिक कोई मॉलिक्यूल आएगा तभी ये आयन चैनल खुलेंगे, नहीं तो नहीं खुलेंगे। तो कितने तरीके के गेटेड आयन चैनल होते हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और नॉन गेटेड आयन चैनल होते हैं। नॉन गेटेड आयन चैनल को आप लीकी चैनल्स बोलते हो। तो इसका एग्जांपल आपको याद रखना है कि पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, ओके, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और सोडियम लीकी चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू कंटिन्यूसली पोटेशियम आयंस और सोडियम आयन सेल के अंदर बाहर होते रहते हैं, राइट, लीकी चैनल्स के थ्रू। गेटेड आयन चैनल की हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि पहला जो आप पढ़ोगे वो है वोल्टेज गेटेड चैनल और दूसरा है लाइगेंड गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल क्या है? दे ओपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कब खुलते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल? जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वोल्टेज में चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज आता है, ओके, तब ये वोल्टेज गेटेड चैनल खुलते हैं। ओके, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ऑल एक्साइटेबल सेल्स सच एज न्यूरॉन्स, मसल सेल्स एंड एंडोक्राइन सेल्स। ओके, राइट। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल आपको याद होगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, तो ये भी किस में आते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स में आते हैं। फिर हम बात करेंगे लाइगेंड गेटेड चैनल की। तो लाइगेंड गेटेड चैनल आपके एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड के लिए भी हो सकते हैं, इंट्रा सेलुलर लाइगेंड के लिए भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड के लिए जो लाइगेंड गेटेड चैनल होते हैं वो उसका एग्जांपल है चैनल फॉर न्यूरो ट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ओके, ये लाइगेंड गेटेड चैनल किसके लिए होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर लाइगेंड्स के लिए होता है और
इंट्रासेलुलर लिगैंड के लिए। तो इंट्रासेलुलर लिगैंड का एग्जांपल है चैनल फॉर CMP इन ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंड एग्जांपल इज CGMP इन वर्टिब्रेट आइज। ओके, तो देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर लिगैंड मतलब जो सेल के बाहर, जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये है मान लीजिए आपका सेल। ओके, तो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, एसिटाइल कोलाइन ए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं। तो ये क्या है आपका लिगैंड गेटेड चैनल जो सिर्फ एसिटाइल कोलाइन ए को ही ट्रांसपोर्ट करवाएगा। ओके, समझ गए। और कुछ इंट्रा सेलुलर लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल आपको क्या है, CMP गेटेड चैनल और CGMP गेटेड चैनल, राइट। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द चैनल एंड द कैरियर प्रोटीन्स, जो कि ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है, बट यहाँ पर फिगर की हेल्प से एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर चैनल और कैरियर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस क्या है, चैनल में क्या होता है कि देयर इज़ नो चेंज इन कॉन्फर्मेशन। ये आपको पता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको एक प्रोटीन चैनल दिखाई दे रहा है ना। तो देखो इसका कॉन्फर्मेशन हमेशा एक जैसा ही होगा, राइट। लेकिन जितने भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं दे ट्रांसपोर्ट द सॉल्यूट ड्यू टू कन्फर्मेशनल चेंजेस। देखो पहले इसका कन्फर्मेशन कैसा था, ओके, इसने बाइंड किया सॉल्यूट से, यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर इसका कन्फर्मेशन कैसा हो गया, फिर जब इसको रिलीज़ करना था सेल के अंदर तो इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया। तो जितने भी कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनका कन्फर्मेशन कैसा होता है, चेंज होता है। लेकिन चैनल प्रोटीन्स का कन्फर्मेशन चेंज नहीं होता। दूसरा जो डिफरेंस है कि चैनल प्रोटीन्स आर अनसैचुरेबल। देखो ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये अनसैचुरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगा नहीं, ये एक ही स्पीड से करते रहेंगे और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स यहाँ पर अगर एक्यूमुलेट हो गए तो ये जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। लेकिन ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, आपको अभी समझाया था मैंने जब हम बात कर रहे थे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में और कैरियर प्रोटीन्स, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, तो बताया था कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कैरियर प्रोटीन्स क्या करता है, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस के थ्रू गुजरता है। तो एक टाइम के बाद आकर उसमें क्या हो जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर भी एक तो आपको सिंपल डिफ्यूजन और कैरियर प्रोटीन के बीच में पता चल गया था ग्राफ की हेल्प से कि कब सैचुरेशन आएगा कब नहीं आएगा। यहाँ पर भी आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो लाइन होगी ये किसकी होगी, ये होगी आपके डिफ्यूजन थ्रू चैनल प्रोटीन जो कि अनसैचुरेबल है। और ये जो आपका ग्राफ बनेगा ये बनेगा आपका किसका, ये बनेगा ग्राफ आपका किसका, कैरियर प्रोटीन का। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं कि कैरियर प्रोटीन्स कैसे होते हैं, दे आर सैचुरेबल इन नेचर। इसके बाद अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट में, वो है आयोनोफोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। तो आयोनोफोर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले ही समझो कि आयोनोफोर्स क्या होते हैं। देखो आयोनोफोर्स, इससे आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आयोन है ना। तो ये आयंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज या तो नेगेटिवली चार्ज। और आपको पता है कि चार्ज मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो उनकी हेल्प कौन करता है, तो उनकी हेल्प करते हैं आयोनोफोर्स, है ना। क्यों? क्योंकि आयोनोफोर्स आर स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि मान लो कि आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। ओके, अब ये डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, तो ये आयोनोफोर है। ये क्या है, आयोनोफोर। ये क्या करता है कि इस आयन को अपने अंदर ले लेता है। ओके, आयंस को अपने अंदर ले लेता है और फिर इसको लिपिड बायलेयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करवाता है सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि जो आयोनोफोर है वो इजीली लिपिड बायलेयर में डिजॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक।
ओके, तो ये क्या करता है, आयन को कवर कर लेता है और आयन्स को अपने साथ ले जाता है सेल के अंदर, राइट। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक आयन बाय शील्डिंग इट्स चार्ज, इसके चार्ज को शील्ड करके इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। ये आपको समझ में आ गया, राइट। मोस्टली आयनोफोर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज एंटीबायोटिक्स। ये बात आपको याद रखनी है कि ज़्यादातर जो आयनोफोर्स होते हैं वो कौन सिंथेसाइज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे आयनोफोर्स का। दो टाइप के आयनोफोर्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होते हैं मोबाइल कैरियर आयंस और दूसरे होते हैं फिक्स्ड चैनल फॉर्मर्स। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझो कि मोबाइल कैरियर आयंस का मतलब क्या होता है कि दे आर मोबाइल इन नेचर, दे कैन मूव विद इन द लिपिड बाइलेयर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इसने पहले आयन को कवर किया और ये मूव करके बाइलेयर से अंदर की तरफ जाके इसने आयन को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये कैसा है, मोबाइल कैरियर आयन। कुछ आयनोफोर ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, मतलब यहाँ पर फिक्स्ड होते हैं, ये मूव नहीं करते और आयंस इनके थ्रू सेल के अंदर एंटर कर जाते। तो उसको आप क्या बोलोगे, फिक्स्ड चैनल फॉर्मर्स। दे स्पैन द लिपिड बाइलेयर। ओके, अब दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको जानना जरूरी है। तो मोबाइल कैरियर आयन की अगर आप बात करोगे तो दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर आयंस। ये कैसे होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होते हैं। और हाईली स्पेसिफिक होते हैं तो इनका ट्रांसपोर्ट रेट कैसा होगा, स्लो होगा। ओके, जितना ज़्यादा जो सेलेक्टिव होता है नेचर में वो उतना ही उसका जो रेट होता है उतना ही स्लो हो जाता है। इसके बाद दे आर सेंसिटिव टू मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या है कि आपको पता है कि जो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डायनेमिक होती है, उसका नेचर है ना, उसका जो शेप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, राइट। तो जो मोबाइल कैरियर आयंस होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं इस फेज ट्रांजिशन के। तो अगर लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस आए तो इनकी एंट्री पे अफेक्ट करता है ये जो मोबाइल कैरियर आयंस है। ओके, दैट्स वाई दे आर सेंसिटिव टू द मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन। अब इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, ये है इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेलिनोमाइसिन। ये किसका एग्जांपल है, मोबाइल कैरियर आयन का। और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन, स्पेसिफिकली किसको यह ट्रांसपोर्ट करता है, पोटेशियम आयन को। ये इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है आयनोफोर्स के बारे में। इसके बाद फिक्स्ड चैनल फॉर्मर्स के बारे में क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि दे आर लेस स्पेसिफिक फॉर आयंस। और क्योंकि लेस स्पेसिफिक होता है आयंस के लिए, इसलिए इनका ट्रांसपोर्ट रेट कैसा होगा, हाई होगा। ओके, हाई ट्रांसपोर्ट रेट। और दे आर इनसेंसिटिव टू मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये तो स्पैंड है ना पहले से ही मेम्ब्रेन में। ओके, तो ये पहले से ही मेम्ब्रेन में फिक्स्ड है, तो अगर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज भी होता रहता है तो ये तो फिक्स्ड है, तो ये इनसेंसिटिव होते हैं। ओके, किसके, मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन के, राइट। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है, वो क्या है, ग्रेमिसिडीन। ओके, और ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो प्रोटॉन्स, सोडियम आयन और पोटेशियम आयंस। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ग्रेमिसिडीन होता है ये स्पेसिफिकली किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ओनली कैटायंस को। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ एनायंस, याद रखना इस चीज़ को, राइट। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चैनल फॉर्मर्स कैसे होते हैं। तो देखो ये है चैनल फॉर्मर और ये है मोबाइल कैरियर। ये मूव कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर की मेम्ब्रेन में, लेकिन ये मूव नहीं करते, ये फिक्स्ड रहते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल क्या बताया था आपको, ग्रेमिसिडीन। ओके, और इसका एग्जांपल आपको क्या बताया था, वेलिनोमाइसिन, राइट। क्लियर। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और आयनोफोर मेडिएटेड डिफ्यूजन डिस्कस कर चुके हैं, राइट। कैरियर मेडिएटेड, चैनल मेडिएटेड, मोबाइल कैरियर, फिक्स चैनल फॉर्मर्स। इसके बाद अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉलिड का, इट इज अकरिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैसा हो रहा था, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो ध्यान से समझो, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ओके, तो अगर जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की थी तो वहाँ पर हमने क्या बोला था कि अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इधर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई, इधर लो, ऐसा। तो ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो इसमें कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसलिए यहाँ पर हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, समझ रहे हो, और यहाँ पर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया। चलिए, इसके बाद हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि इट इज़ मेडिएटेड बाय कैरियर प्रोटीन्स। ध्यान देना, जब हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पढ़ा था, तो हमने वहाँ पर ये बोला था कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है, मतलब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं और चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ कैरियर प्रोटीन्स की हेल्प से ही होता है। ओके, अब चूंकि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की। समझ रहे हो इस चीज़ को, है ना। ऐसा समझो, जब आप साइकिल चलाते हो, है ना, और साइकिल जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, ये है आपका रोड, ओके, और ये आप साइकिल चला रहे हो, ओके, ये आप साइकिल चला रहे हो, इस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ओके, और एयर का जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपको एनर्जी बहुत कम लगानी पड़ती है। समझ रहे हो, या इसको एक और तरीके से समझ सकते हो कि अगर आप स्लोप पे साइकिल चला रहे हो, ऐसे साइकिल चला रहे हो इस डायरेक्शन में, तो बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, अपने आप आपकी साइकिल नीचे की तरफ चलती चली जाती है। समझ रहे हो। लेकिन जब आप साइकिल ऐसे चला रहे हो, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, तो कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। क्यों, क्योंकि आप स्लोप के अगेंस्ट जा रहे हो और यहाँ पर आप स्लोप के अलोंग जा रहे थे। तो इसी तरीके से ये जो है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको समझ में आएगा। और ये कैसा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। किसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट इज़ अकरिंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ में आया, राइट। चलिए, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इट इज़ कपल्ड डायरेक्टली विद द सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है एटीपी हाइड्रोलिसिस के साथ। इसको डायरेक्ट एटीपी चाहिए होता है किसी भी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, इसको अंदर आना है, ओके, तो यहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो ये किस टाइप का ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। मेडिएटेड बाय पंप हैविंग एटीपीएज एक्टिविटी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये पंप के थ्रू होता है, और ऐसा पंप जिसके पास कैसी एक्टिविटी होती है, एटीपीएज एक्टिविटी। तो ये क्या है, एक पंप है। समझ रहे हो इस चीज़ को, जिसके पास ये देखो एटीपीएज एक्टिविटी है, जिसमें एटीपीएज एक्टिविटी क्या होती है कि एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सके। अब इसमें हमको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमको कौन कौन से पंप पढ़ने हैं। तो पढ़ना है हमको पी टाइप पंप, वी टाइप पंप, एफ टाइप पंप और एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं
पी टाइप एटीपीएस पंप के बारे में। पी टाइप एटीपीएस पंप क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पर पी टाइप एटीपीएस पंप अंडरगोज रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। ये जो पंप होते हैं ना, इनमें फॉस्फोराइलेशन होता है जब ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, आपको पता है कि एटीपी जब ऐड होता है, ओके, तो यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है ना, और एडीपी रिलीज हो जाता है। तो जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो उसको फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है? पंप का। पी टाइप एटीपीएस पंप का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है जब ये मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो इसमें पी टाइप, पी का मतलब ही है फॉस्फोराइलेशन, है ना। जब हम पंप को डायग्राम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पी टाइप पंप क्या होते हैं? दे अंडरगो रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो देखो, सबसे पहला एग्जांपल है कैल्शियम एटीपीएस पंप। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बोल सकते हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो देखो इसको हम सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, देखो अब ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो पंप है, ये देखो कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये कहाँ प्रेजेंट है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में, इसमें मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ओके, और ये क्या करता है? कैल्शियम को पंप कर रहा है कहाँ? साइटोसोल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। कौन? कैल्शियम पंप। और किसको यूज़ कर रहा है? एटीपी को। एटीपी को हाइड्रोलिसिस करके कैल्शियम को कहाँ भेज रहा है? साइटोसोल से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। अब कैल्शियम पंप एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और कैल्शियम पंप प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है कैल्शियम पंप, कैल्शियम पंप। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो सोडियम कैल्शियम पंप। तो एक पंप तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर। तो याद रखना, कैल्शियम पंप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैल्शियम पंप होता है तो ये किस डायरेक्शन में कैल्शियम को पंप करता है, और जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है तो किस डायरेक्शन में ये कैल्शियम को पंप करता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्लाज्मा में मेम्ब्रेन में होता है तो ये कैल्शियम को देखो साइटोसोल से ये कहाँ भेज रहा है? SER में। ओके, और जब मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो कैल्शियम को कहाँ भेज रहा है? साइटोसोल से भेज रहा है बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में। तो मतलब दोनों ही कंडीशन में पंप, देखो अगर हम स्पेसिफिकली पंप की बात करें तो देखो कैल्शियम पंप की, तो ये क्या कर रहा है? ये साइटोसोल से भेज रहा है SER में, किसको? कैल्शियम को, और साइटोसोल से ही भेज रहा है कैल्शियम को कहाँ? एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन में। समझ रहे हो? ओके, तो पंप क्या करेगा? हमेशा याद रखना कि साइटोसोल से कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ, और SER की तरफ। साइटोसोल में नहीं रहने देता कैल्शियम आयन को। समझ रहे इस चीज़ को? पंप। अब यहाँ पर देखो, इसके साथ साथ हम कैल्शियम चैनल्स की भी बात कर लेते हैं। अब ये जो कैल्शियम चैनल है, देखो यहाँ पर आपको एक कैल्शियम चैनल दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर SER में। देखो, इस कैल्शियम चैनल का नाम है इनोसिटोल ट्राईफॉस्फेट रिसेप्टर चैनल। ओके, ये क्या कर रहा है? कैल्शियम को कहाँ भेज रहा है? SER से साइटोसोल में भेज रहा है, राइट। उसके बाद एक कैल्शियम चैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये जिसका नाम है रायनोडाइन रिसेप्टर चैनल। ये भी एक कैल्शियम चैनल। ये कहाँ से भेज रहा है कैल्शियम को? कैल्शियम को भेज रहा है SER से साइटोसोल में।
ओके। और एक कैल्शियम चैनल आपको ये दिखाई दे रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये कैल्शियम को कहाँ भेज रहा है, साइटोसोल में। तो याद रखना कि जब पंप की बात हो तो ये हमेशा साइटोसोल से बाहर भेजता है कैल्शियम को, किधर, एक्स्ट्रा सेलुलर में, और साइटोसोल से एससीआर में भेजता है। लेकिन जब चैनल की बात करेंगे तो ये साइटोसोल की तरफ कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करता है ना। जब ये एससीआर में अगर कोई चैनल की प्रेजेंट होगा तो ये एससीआर के अंदर से साइटोसोल में रिलीज करेगा कैल्शियम को, और अगर मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से साइटोसोल में भेजेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो पंप का हम लिख लेते हैं कि जब, सॉरी चैनल का लिख लेते हैं, चैनल, कैल्शियम चैनल आप यहाँ पर लिख लेना अपनी नोटबुक में, कैल्शियम चैनल ये हमेशा क्या करेगा, एसईआर से साइटोसोल में भेजेगा कैल्शियम को, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन से साइटोसोल में भेजेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो कैल्शियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है ना। क्यों? क्योंकि पंप साइटोसोल से बाहर की तरफ और एससीआर की तरफ भेज रहा है, और चैनल एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से साइटोसोल में और एससीआर से साइटोसोल में भेज रहा है। तो इस तरीके से कैल्शियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। यहाँ पर आपको कैल्शियम चैनल्स के नाम याद रखने हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि एससीआर में कौन सा कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होता है। तो एक तो राइनोडाइन रिसेप्टर चैनल प्रेजेंट होता है, दूसरा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट रिसेप्टर चैनल प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये किसका एग्जांपल है, पी टाइप पंप, ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स। तो अब हम इसकी ज़रा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सोडियम और पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ओके। तो यहाँ पर देखो ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। तो देखो ये है आउटसाइड द सेल और ये है इनसाइड द सेल। तो देखो इनसाइड द सेल ये सबसे पहले क्या करेगा कि यहाँ पर आप देखो ये है सोडियम बाइंडिंग साइट, सोडियम आयन बाइंडिंग साइट। 3 सोडियम बाइंडिंग साइट्स होते हैं किसमें, सोडियम पोटेशियम पंप में, याद रखना। और ये सोडियम कहाँ पर बाइंड करते हैं, साइटोसोल की तरफ। ये है साइटोसोलिक साइड। साइटोसोल की तरफ सोडियम आयन बाइंडिंग साइट्स होते हैं कितने, 3। ये बाइंड होते हैं यहाँ पर। जैसे ही बाइंड होते हैं, ओके, ये कब बाइंड होंगे, देखो ध्यान रखना कब बाइंड होंगे, जब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन होगा, है ना। किस, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है किसका एग्जांपल है, पी टाइप पंप का। पी का मतलब क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ये। और याद रखना ये स्पेसिफिकली एस्पार्टेट रेसिड्यू पे होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से। तो इसमें एक एस्पार्टेट रेसिड्यू होता है जिस पर फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और ये सोडियम आयंस यहाँ पर देखो बाइंड हो जाते हैं। समझ में आया। अब सोडियम आयंस बाइंड हो गए। सोडियम आयन बाइंड होने के बाद क्या होगा कि कन्फर्मेशनल चेंज फिर से हुआ, और ये अब बाहर की तरफ खुल गया, आउटसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में खुल गया। और इसने क्या किया, सोडियम आयन को रिलीज़ कर दिया। और जैसे ही ये सोडियम आयन को रिलीज़ करता है, ये खुला हुआ है। अब पोटेशियम आयन, 2 पोटेशियम आयन इधर यहाँ पर आकर देखो बाइंड हो गए। और ये कब बाइंड होते हैं, जब यहाँ पर इसका एस्पार्टेट रेसिड्यू का डीफॉस्फोराइलेशन होता है, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ एस्पार्टेट। उसकी वजह से क्या होता है, फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है, और ये पोटेशियम आयंस यहाँ पर देखो बाइंड हो गए। ध्यान देना कितने पोटेशियम आयंस बाइंडिंग साइट होती है, 2 पोटेशियम आयन बाइंडिंग साइट्स और 3 सोडियम आयन बाइंडिंग साइट्स। अब यहाँ पर बाइंड हो गए, और फिर क्या होगा कि ये देखो अंदर की तरफ रिलीज हो गए। तो सोडियम आयन सेल के बाहर रिलीज किए जाते हैं, और पोटेशियम आयन साइटोसोल की तरफ रिलीज किया जाता है।
तो ये सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल है? पी टाइप पंप का। ओके, अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो क्या है? हाइड्रोजन एटीपीएस पंप, मतलब प्रोटोन एटीपीएस पंप। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो मेनली हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे ये दोनों, तो हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा वी टाइप एटीपीएस पंप। ओके, इसको वी टाइप एटीपीएस पंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैक्यूल में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो करेगा ही, क्यों? क्योंकि ये किसका एग्जांपल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ओके, इट इज़ फाउंड ऑन वैक्यूलर मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स, इसलिए इसको वी टाइप पंप बोलते हैं। प्लांट सेल्स में वैक्यूल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ओके, और एनिमल सेल्स में ये एंडोजोम और लाइजोजोम के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। राइट, अब ये किसका ट्रांसपोर्ट करता है? प्रोटोन का। ओके, इसीलिए ये क्या करता है? इट मेंटेन्स लो पीएच ऑफ प्लांट वैक्यूल्स, एंडोजोम्स एंड लाइजोजोम्स, है ना। किसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्रोटॉन्स का, इसलिए पीएच को मेंटेन करके रखता है। राइट, तो यहाँ पर देखो वी टाइप पंप, हम इसको ज़रा समझते हैं वी टाइप पंप किस तरीके से काम करता है। तो ये मान लो कि ये आपका सेल है, ये क्या है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अभी हम उसके अंदर, आप मान लीजिए ये है, ये आपका क्या है? वैक्यूल भी हो सकता है, वैक्यूल भी हो सकता है अगर प्लांट सेल है, और ये एंडोजोम भी हो सकता है, या लाइजोजोम भी हो सकता है अगर एनिमल सेल है, कुछ भी हो सकता है। ओके, इन तीनों ही में क्या प्रेजेंट होता है? आपका वी टाइप पंप। अब वी टाइप पंप, जैसे मान लीजिए आपका वी टाइप पंप क्या है? ये है आपका वी टाइप पंप। ओके, वी टाइप पंप। राइट, अब ये किसका ट्रांसपोर्ट करवाता है? वैक्यूल के अंदर प्रोटॉन्स का, और बाय यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? प्रोटॉन्स को। किस में? वैक्यूल्स में, एंडोजोम्स में, या लाइजोजोम्स में। तो ये होता है आपका वी टाइप पंप। राइट, चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो थर्ड एग्जांपल है वो किसका है? एफ टाइप एटीपीएस पंप का। तो जो एफ टाइप एटीपीएस पंप है, इट इज़ सिमिलर टू वी टाइप, है ना। ये भी प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट करता है, और इट इज़ फाउंड इन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऑफ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये कहाँ पर मिलता है? तो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। सॉरी, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मिलता है, और अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मिलेगा। राइट, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट है इसका एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, वो है एबीसी ट्रांसपोर्टर्स। ओके, देखिए एबीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एटीपी बाइंडिंग कैसेट। इसका मतलब क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। एबीसी ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं, इट इज़ ए लार्ज फैमिली ऑफ एटीपी डिपेंडेंट, ये ऑफ है, इट इज़ द लार्ज फैमिली ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स दैट पम्प आयंस, शुगर्स एंड अमीनो एसिड्स। तो ये एक तरीके से आप, ये पूरी फैमिली है जिसके अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो कि आयंस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, शुगर्स को भी करते हैं, और अमीनो एसिड्स को भी करते हैं। ओके, इट इज़ फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड also in the membrane of endoplasmic reticulum, mitochondria and lysosomes। अब देखो ये जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो एटीपी बाइंडिंग कैसेट हैं। अब देखो, दे कॉन्स्टिट्यूट लार्ज फैमिली ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर्स दैट पंप आयरन, शुगर एंड अमीनो एसिड्स। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो ये वाला पॉइंट है कि जो एबीसी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, इनके पास जब हम इनका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उसमें 2 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स होते हैं और 2
साइटोसोलिक एटीपी डोमेन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन तो ये हो गया, ओके, और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ये हो गया, दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ये हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन्स, ओके। और एटीपी बाइंडिंग डोमेन एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दो एटीपी बाइंडिंग डोमेन्स होते हैं, ओके। तो इसलिए इसको एबीसी ट्रांसपोर्टर्स बोला जाता है। ये एटीपी को बाइंड करके ही किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इनके पास एटीपी बाइंडिंग कैसेट्स होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। चलिए, इसके बाद देखो एग्जाम्पल अगर हम देखें एबीसी ट्रांसपोर्टर्स का, तो आपको याद रखना है कि इसका एक एग्जाम्पल है पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। और ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 1 के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको आप MDR1 बोलते हो। तो इनको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग ड्रग्स या टॉक्सिक सब्सटेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। ये क्या करते हैं एक्चुअली? दे पंप जीनोबायोटिक्स, मतलब टॉक्सिन्स को और ड्रग्स को अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आउटसाइड द सेल। ये सेल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स को या टॉक्सिक ड्रग्स को एंट्री नहीं करने देते, एंड देयरफॉर दे प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस। कौन? पी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ओके। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है CFTR। तो CFTR की फुल फॉर्म क्या होती है? सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ओके। देखो, दे आर CAMP एक्टिवेटेड ATP गेटेड क्लोराइड चैनल। इसका मतलब क्या है कि इनको दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी? एक तो ATP हाइड्रोलाइसिस, मतलब इनको ATP भी चाहिए, और ये CAMP पे भी डिपेंडेंट होते हैं, मतलब CAMP के बिना ये ATP को हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। कौन? CFTR चैनल्स। बस आपको एग्जांपल याद रखने हैं एबीसी ट्रांसपोर्टर्स के, कौन कौन से? पी ग्लाइकोप्रोटीन और CFTR। तो ये CFTR के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर वाइडली एक्सप्रेस्ड इन लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, पैनक्रियाज एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके। और ये क्या करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो स्पेसिफिकली आपको इसके बारे में क्या क्या याद रखना है कि दे ट्रांसपोर्ट क्लोराइड आयंस, ओके। एंड अगर CFTR चैनल्स में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से जो डिसीज़ होता है वो होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये किस टाइप का डिसीज़ है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज़, राइट। चलिए, इसके बाद हम लास्ट में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ये कैसा है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट, ये कैसे करता है सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट? इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट। इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट इसका मतलब क्या है? तो वो अभी हम देखते हैं। तो इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ का मतलब क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कपल्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो देखो, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हमने बात की थी तो हमने वहाँ पर बोला था कि वहाँ पर सॉल्यूट का डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जा रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कपल्ड है दूसरे मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के साथ। जैसे कि ये है लिपिड बाइलेयर, तो ये है मान लो ट्रांसपोर्टर, ओके। तो अगर एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा, या दोनों ही मॉलिक्यूल एक तरफ जा सकते हैं। तो एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कपल्ड है, राइट। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो वो होते हैं एंटी पोर्टर्स, ओके। और दोनों ही मॉलिक्यूल्स अगर एक डायरेक्शन में जाएं तो वो होते हैं सिम्पोर्टर्स। अभी हम इसको सही से समझेंगे। देखो, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी सिम्पोर्ट, जिसमें कि टू सॉल्यूट मूव्स इन वन डायरेक्शन, और दे कैन बी एंटीपोर्ट, इसमें टू सॉल्यूट मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन, ओके। इसका एग्जांपल क्या है सिम्पोर्टर का? तो सोडियम एंड ग्लूकोज सिम्पोर्टर, है ना। इसमें क्या होता है? सोडियम और ग्लूकोज एक साथ सेल के अंदर एंट्री करते हैं। तो इसको ज़रा हम सही से
समझेंगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से किस तरीके से सोडियम और ग्लूकोज एक साथ सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखो ये है आपका इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, ओके। इसके बाद ये है आपकी एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ओके। और ये है आपका ब्लड, ये ब्लड, राइट। तो देखो सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होते हैं आपके एपिथेलियल सेल्स पे, यहाँ पर ये है आपका सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर, ओके। ये देखो क्या करेगा, एक तो आपका क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ओके। और दूसरा किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है? दूसरा ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा है सोडियम आयंस को, सोडियम आयंस को। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है आपका देखो, जो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है आपका अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट, ओके। मतलब आपको पता चल चुका होगा, इधर ज़्यादा ग्लूकोज है और इधर इधर कम ग्लूकोज है और इधर ज़्यादा ग्लूकोज है, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, और इधर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। और जो सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो हो रहा है अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इधर ज़्यादा है और इधर कम है, लो और हाई। एक तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके एपिथेलियल सेल्स में, ग्लूकोज, सोडियम ग्लूकोज सिम्पोटर, ओके। इसके बाद यहाँ पर देखो आपका ब्लड में कैसे एंटर करता है ये ग्लूकोज, ये वाला जो ग्लूकोज है तो किसके थ्रू एंटर करता है? ये है आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, दैट इज ग्लूट, जो कि हमने डिस्कस किया था पहले अर्लियर स्लाइड्स में, ओके। और सोडियम कैसे एंटर करेगा ब्लड में? एपिथेलियल सेल्स से। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका क्या? यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है ये है आपका सोडियम पोटेशियम पंप, ओके। तो यहाँ से सोडियम सेल से बाहर जा रहा है, ओके, और पोटेशियम सेल के अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। तो इस तरीके से सोडियम ग्लूकोज इम्पोर्टर काम करता है, राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है सिम्पोर्ट का वो है लैक्टोज परमिएज। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। वो क्या करता है? इट को ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स एंड लैक्टोज, ये एक साथ प्रोटॉन्स को और लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो है एंटीपोड का। इसमें क्या है कि टू सॉल्यूट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल लेंगे हम। एक तो है सोडियम कैल्शियम काउंटर ट्रांसपोर्ट ऑन विच इज़ प्रेजेंट ऑन ऑलमोस्ट एवरी सेल, ओके। और दूसरा एग्जांपल है सोडियम प्रोटॉन काउंटर ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। मेनली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था ये वाला डिस्कस करना, जिसको हमने फिगर की हेल्प से समझा, ओके। तो ये था आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने डिस्कस किया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने
अलग अलग ट्रांसपोर्टर्स के बारे में डिस्कस किया, चैनल्स के बारे में डिस्कस किया, कैरियर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम डिस्कस करेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में। बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।